ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। फ्रांस ने एक बिल पास किया। हालांकि पूरे विश्व के इस्लामिक जगत लगातार विरोध कर रहा है। भारत में रहने वाले मुसलमान भी उस पर विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो इस समय CAA के बाद किसान के मूवमेंट में शामिल हैं, वो उस समय उसमें बिजी हैं, इसलिए बड़ी तेजी से वो नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन वो विरोध करने लगे हैं। अब वो कोई भी प्रजाति हो, मुझे नहीं लगता कि उस बिल में जो फ्रांस ने पास किया उस बिल में कोई ऐसी बात है जो कि किसी भी मुस्लिम या इस्लामिक जगत का चर्चा की हो। उस बिल में किसी भी प्रकार से मुस्लिम जगत या इस्लामिक जगत की चर्चा नहीं की गई है, किसी पार्टिकुलर रिलीजन की चर्चा नहीं की गई है। चूंकि किसी पार्टिकुलर रिलीजन की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि संसार के किसी भी रिलीजन के व्यक्ति को उस पर कोई कमेंट करने का अधिकार है। होता क्या है, क्यों इस बिल में आखिर ऐसा क्या था, ऐसा क्यों किया गया, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। बात यहां पर आती है कि कोई भी देश कैसे चलता है, कोई भी देश के कानून कैसे बनते हैं, कोई भी देश के कानून क्यों बनते हैं और उन कानूनों की वैलिडिटी क्या होती है। देश तो लाखों हजारों वर्षों से है, भारत की अगर हम बात कहें तो हजारों लाखों वर्ष से भारत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में पास हुआ, 1950 में लागू हुआ, उससे पहले कोई कानून नहीं था। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि कानून जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन से ये राइट दिए गए हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज की तारीख में तत्कालीन रूप से एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे हम देश को चलाते हैं। लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है देश में, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं ऊपर आसमान से आता है? नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पर बनते हैं? याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देशों की प्रवृत्ति के आधार पर नहीं बनते हैं। हर देश का अपना एक कैरेक्टर होता है, हर देश का अपना एक फिलॉसफी होती है, हर देश की अपना एक माइंडसेट होता है। वो देश जिस माइंडसेट का है, वो देश जो उसकी ओरिजिनल संस्कृति है, वो देश जिसका लंबे समय से जो उनके यहाँ प्रैक्टिस में चली आ रही है किसी भी देश में, वो प्रैक्टिस ही, उस प्रैक्टिस में जो खराबियां आ गई होती हैं, जो करप्शन आ गया होता है, जो उसमें गड़बड़ियां आ गई होती हैं, प्रैक्टिस गलत हो गई होती है, उसको दूर करके पुरानी प्रैक्टिस को लागू किया जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई विषय नहीं है और वो विषय कोर्ट के सामने आ गया, या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई विषय है और वो देश के कैरेक्टर के खिलाफ है, तो कोर्ट में चैलेंज होता है। कोर्ट में अगर उस विषय पर कोई चर्चा नहीं है, तो कानून भी नहीं बना रखा, तो कैसे चलेगा वो देश, कैसे चलेगा वो विषय? जब कानून बना नहीं रखा है तो वो विषय चलता है प्रैक्टिसेस से, कस्टम से। कस्टम यानी कि रूढ़ी, ये जो प्रैक्टिस हमारी लंबे समय से, करोड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से जो देशों में प्रैक्टिस चल रही होती है, उस प्रैक्टिस से देश चलता है, ना कि आज के तत्कालीन कानून से। आज के तत्कालीन कानून जब हम बनाकर रखते हैं तो वो कानून केवल कोडिफिकेशन कर देते हैं। कोडिफिकेशन से मतलब कि किसी को भी बहुत ज्यादा ढूंढना ना पड़े, एक जगह पर हमने व्यवस्थित रूप से उसको लिख दिया, उसको सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया। जो सिस्टमैटिक तरीके से हमने लिखा, उसको पढ़ने के बाद वो आसानी से उस विषय को समझ सकता है कि आखिर क्या है। नहीं तो बहुत सारी तरह की प्रैक्टिसेस आपस में क्लैश कर जाएंगी। इसलिए जहां पर कानून नहीं होता है, वहां कोर्ट डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस एंड कस्टम। और प्रैक्टिस एंड कस्टम तब तक वैलिड होता है जब तक कि वो संविधान या इस आज के तात्कालिक कानून से कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना करता हो, तो वो वैलिड होता है। अब ये जो वैलिडिटी की हम बात कर रहे हैं कि वो वैलिड होता है, अब इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न क्या है कि भारत में 1949 से पहले कोई कानून था क्या? यस, अंग्रेजों ने किया होगा। अंग्रेजों ने 1860 में पहली आईपीसी बनाई और आईपीसी बनाकर धीरे धीरे करके उन्होंने पास करना शुरू किया। 1857 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया सबसे पहले, 1858। वहां से संवैधानिक व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था शुरू होती है। उससे पहले वो अपने रेगुलेशन पास करते हैं। अब अंग्रेजों से पहले क्या था? अंग्रेजों से पहले मुगल शासन था, जिसमें मार काट ही एक सलूशन था। अंग्रेजों से पहले मुस्लिम शासन था, जिसमें सिर्फ राजा के आधार पर चलता था, देश की अपनी प्रवृत्ति पर नहीं चलता था। लेकिन देश कैसे चल रहा था? देश अपनी प्रवृत्ति पर चल रहा था। राजा रूल जरूर कर रहा था,
अत्याचार कर रहा था, लेकिन देश अपनी प्रगति पर चल रहा था। यही कारण था कि भारतवर्ष में इतने लंबे समय तक इस्लामिक शासन होने के बाद, विदेशी आक्रांताओं का शासन होने के बाद, भारत को पूर्ण रूप से न तो वो कन्वर्ट कर पाए और ना ही भारत की संस्कृति को नष्ट कर पाए। बहुत सारी नष्ट की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। मुगलों के आने से पहले भी कोई शासन रहा होगा, उस शासन में भी कोई कानून रहा होगा, चाणक्य का अर्थशास्त्र भी रहा होगा और चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी कानून बना होगा। उससे पहले स्मृतियां रही होंगी, चाहे वो याज्ञवल्क्य की स्मृति रही हो, नारद की स्मृति रही हो, पाराशर की स्मृति रही हो या फिर मनु की स्मृति रही हो। उन स्मृति मतलब कानूनी व्यवस्था क्या है उस व्यवस्था पर उससे पहले पुराणों में इलस्ट्रेशन दिए गए होंगे। हमारे पास वेद रहे होंगे, वेदों के आधार पर उनके कुछ स्पेशलिस्ट रहे होंगे, कानूनविद रहे होंगे। वो कानून वेदों के सामने जब समस्या आती होगी तो वो सॉल्व करते होंगे। अब सोचने की बात है कि ये प्रवृत्ति जिस देश की हो, उस देश में अगर कहीं बाहर का कानून, बाहर की व्यवस्था आप लागू करने का प्रयास करेंगे तो वो देश विरोध कर ही जाएगा। जैसे मैं बताता हूं अमेरिका का स्वभाव क्या है, यूएसए का स्वभाव। यूएसए चूंकि नया बसा हुआ है, इसलिए यूएसए का स्वभाव यह रहा कि, या अमेरिका, पूरे अमेरिका की हम बात करें, क्योंकि वो बाहर से माइग्रेंट ही वहां पर ले जाए गए अंग्रेजों के द्वारा या स्पेनिश के द्वारा, या जो भी शासन वहां कर रहा था, वो वहां से यहां एशिया के लोगों को ले जाकर, यूरोपियन लोगों को ले जाकर वहां बिठा रहे थे। तो उस देश का स्वभाव यह है कि वो इकोनॉमिकली वहां पर गए, यानी कि यूएसए का स्वभाव आज भी इकोनॉमिक्स है। वो कुछ नहीं मानते, वो कोई रिलीजन को बहुत बेस नहीं मानते, वहां कोई संस्कृति कभी डेवलप नहीं हुई। उनकी एक संस्कृति डेवलप हुई, धन। इसलिए अमेरिका संसार में किसी के साथ भी दोस्ती करे या दुश्मनी करे, उसके पीछे कहीं ना कहीं धन रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति धन की है। और संसार के जो व्यक्ति भी धन से ज्यादा लोलुप होते हैं वो अमेरिका में जाकर पास करते हैं। चाहे वो भारत का रहने वाला हो, उसको अमेरिका इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसको धन चाहिए। भारत की समृद्धि, अगर वो बुद्धिमान था तो भारत की समृद्धि में भारत में रहकर योगदान देता, लेकिन वो नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी स्वभाव जो बन गया है वो अमेरिकन की तरह बन गया है। इसलिए उनको राष्ट्रवाद केवल किताबों में दिखता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली राष्ट्रवाद में नहीं आते। अब्दुल कलाम की तरह, कि अब्दुल कलाम दुनिया भर के ऑफर होने के बावजूद नहीं गए और अपने देश के विकास में लगे रहे। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी हो, ऐसे बहुत सारे लोग जो देश के विकास के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर गए। भाभा जैसे लोग, जिनको अमेरिका ने बहुत सारे प्रलोभन दिए, लेकिन वो यहां अपनी जीवन लीला यहीं पर उन्होंने अपनी पूरी की। यूरोप की बात करेंगे तो वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होते हैं, वो दूसरे देशों पर शासन करना चाहते हैं, उनका काम है इनक्रोच करना। खाड़ी की बात करें, वो प्योर रिलीजन के आधार पर चलते हैं, उनके पास कोई संस्कृति संस्कार नहीं है, वो सिर्फ रिलीजन एक संस्कार है। और एक व्यक्ति जिसने उस विषय पर कोई चर्चा की हो, उसके आधार पर वो लूट डालने का वर्ग है। जिसने पैदा ही हुआ, वहां कुछ चूंकि उगता नहीं था, वो संसार में लूट डालते थे। दूसरे की संपत्ति को कैसे अपनी बनाए, दूसरे की स्त्री को कैसे अपनी बनाए, दूसरे को कैसे परेशान किया जाए और उसको डेमोलाइज करके उसकी प्रॉपर्टी को कैसे ले लिया जाए, उस देश पर कैसे कब्जा कर लिया जाए। ये खाड़ी का स्वभाव रहा है। क्यों? उसका कारण ये नहीं है कि वो इस प्रकार के लोग हैं, उसका कारण है क्योंकि वहां कुछ उगता नहीं था, वहां पानी नहीं होता था, वहां फसल नहीं होती थी, वहां खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कैसे जिए, जो वहां पर जिएंगे खाना बदोश की जिंदगी, वो कैसे जिएंगे? उनके जीने के साधन दूसरी जगह पर लूट डालना, लूट डालकर रहना। ये भारत में अगर हम बात करेंगे तो आप चंबल की घाटी में ले सकते हैं। चंबल की घाटी में कभी कुछ नहीं होता था, तो वहां लुटेरा वर्ग ही बनता था। वो दूसरे क्षेत्रों में जाकर लूट डालता था, लूट डालकर अपना भरण पोषण करता था और उसके कानून होते थे। चूंकि लुटेरों के भी कुछ कानून होते हैं और लुटेरों कहते हैं कि लुटेरों से ज्यादा अच्छी व्यवस्था किसी की नहीं होती, बहुत ईमानदार होते हैं। ईमानदार इसलिए होते हैं क्योंकि उनके सबके हाथों में बंदूकें होती हैं। अगर इनमें से कोई भी बेईमानी करेगा तो सबको बंदूक चलानी आती है, सब लुटेरे ही हैं। बिल्कुल वैसा ही खाड़ी का स्वभाव रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में विषय बढ़े, वहां पेट्रोल मिला, और विषय बढ़े होंगे तो धीरे धीरे सभ्यता की तरफ वो बढ़े होंगे। लेकिन फिर भी पूर्ण सभ्यता, क्योंकि उस स्थान का जो नेचर है वो शुरू से जो रिलीजियस आधार पर उन्होंने बताया कि कैसे दूसरों की प्रॉपर्टी को अपना बनाना और कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस में लेना और कैसे उनके घरों को डिस्टर्ब करना और कैसे यूनाइट होकर आपको डकैती डालना, ये सब शुरू से चूंकि बताया गया, इसलिए वो उस प्रवृत्ति के हो गए। अब भारत की बात करें तो भारत में अपनी संस्कृति है,
भारत की अपनी संस्कृति क्या है? भारत की अपनी संस्कृति है कि भारत किसी दूसरे के ऊपर हमला नहीं करता, अपने यहां व्यवस्था बनाने के लिए उसने कुछ अपने नियम धर्म बनाए। प्रकृति के साथ चलना भारत का स्वभाव है, प्रकृति को मेंटेन करना भारत का स्वभाव है, एक दूसरे का सम्मान करना और नॉन वायलेंस भारत की प्रवृत्ति है। इसीलिए सब कुछ आंदोलन करने के बावजूद जब गांधी जी नॉन वायलेंस का फॉर्मूला लेकर आए तो लोग उनके साथ चल दिए और बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किए। मैं गांधी का बहुत फेवरेट हूं, गांधी मेरे बहुत फेवरेट हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर कंट्री का अपना स्वभाव होता है। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिस समय हिंदुस्तान में कोई केस चलता है और कानून नहीं होता तो वो कहता है वी आर गोइंग टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। हम लोकनीति, अब लोकनीति क्या है? लोकनीति है जो भारत की प्रवृत्ति है, यानी कि भारत की प्रवृत्ति, फ्रांस की प्रवृत्ति या किसी भी कंट्री की प्रवृत्ति के विरुद्ध अगर आप कोई प्रैक्टिस नहीं डालने की कोशिश करेंगे, जो प्रैक्टिस खाड़ी में हो वो उसके फॉलोवर अगर भारत में तैयार हो जाएंगे, जो प्रैक्टिस रूस में है उसके फॉलोवर अगर भारत में तैयार हो जाएंगे, जो प्रैक्टिस चीन में है उसके फॉलोवर अगर भारत में तैयार हो जाएंगे और वो प्रैक्टिस डालना चाहेंगे, जैसे जो माओ की प्रैक्टिस डालना चाहते हो, जो लेनिन की प्रवृत्ति डालना चाहते हो, या जो खाड़ी में रिलीजियस प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को ही प्रिवेल करवाना चाहते हो, तो ये भारत की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए भारत में वो नहीं चल सकता। फ्रांस ने कुछ विशेष नहीं किया। फ्रांस ने जो किया, उन्होंने कहा कि हम किसी रिलीजन पार्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक बात कर रहे हैं कि जो फ्रांस की मेन स्ट्रीम है, जो फ्रांस की ओरिजिनल प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के अनुरूप ही सबको चलना होगा। मेन स्ट्रीम की एजुकेशन के अलावा कोई एजुकेशन वहां नहीं होगी। मेन स्ट्रीम में जो लोग रहते हैं, जो वहां की अपनी धारा है, जो वहां की अपनी ओरिजिनल प्रवृत्ति है, जो वहां का अपना कल्चर है, उस कल्चर के विरुद्ध कोई कल्चर हम डेवलप नहीं होने देंगे। ये सही तरीका भी है। अगर उस कल्चर के विरुद्ध कोई दूसरा कल्चर, चाहे वो उस देश में रहने वाला हो, चाहे वो रिलीजियस परिवर्तन करके रहने वाला हो, दूसरे देश से माइग्रेंट आया हो या कोई भी आया हो, अगर उस देश में जाएगा, उस देश के कल्चर को अडॉप्ट नहीं करेगा तो उस देश को डिस्टर्ब कर देगा और देश की जो चाल है वो गड़बड़ हो जाएगी। फ्रांस ने कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा कि हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, हमने कोई इस्लाम या मुसलमान का नाम नहीं लिया, हमने किसी भी रिलीजन का नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यहां पर नहीं चलेगी और जिसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना हो वो फ्रांस से बाहर जा सकता है। कोई फ्रांस पहला देश नहीं है, रशिया पहले भी ऐसा कह चुका है। जब लोगों ने माइनॉरिटी स्टेटस मांगा तो रशिया ने कहा जिसको माइनॉरिटी चाहिए वो उस देश में जाए जिस देश में उसकी प्रैक्टिस चलती है। ऑस्ट्रेलिया कुछ इसी प्रकार का कर चुका है, जापान में ऐसा ही चलता है, चीन भी ऐसा ही कुछ करता है। एक अपवाद भारत है और भारत अपनी पावर आने के बावजूद भारत ने कभी ये नहीं कहा कि आप जो भी यहां पर रहता है उसको यहां की जो ओरिजिनल हजारों साल की प्रैक्टिस है उसको मानना ही पड़ेगा। अगर वो उसको नहीं मानता तो देश डिस्टर्ब हो जाएगा, देश गृह युद्ध की तरफ जाता रहता है। और परिणाम क्या निकला कि हिंदुस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारे हिस्से कटते चले गए। क्यों? क्योंकि भारत में जब भी मेन स्ट्रीम आई तो उसने मेन स्ट्रीम जो भारत की ओरिजिनल प्रवृत्ति है उसमें नहीं गए। मैं आपको बता दूं कैसे चलता था कि जिस समय मुगल आए या जिस समय मुसलमान आए, मुसलमानों ने एक प्रैक्टिस डाली और मुसलमानों ने यह कहा कि नहीं, हिंदुस्तान के अंदर हम इस्लामिक शासन लेकर आएंगे। उन्होंने बड़े भारी कन्वर्जन किए हमारे पूर्वजों से, जो आज के मुसलमान भारत में हैं उनके पूर्वजों के साथ गलत किया और कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद वो स्ट्रीम में आ गए। चूंकि सत्ता के साथ सत्ता सुख था इसलिए सत्ता के साथ वो जुड़ गए। सत्ता के साथ जुड़ने की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को बताने लगे कि हम कितने सत्ता के खास व्यक्ति हैं। सत्ता जाने के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज ने, जिस समय अंग्रेज जा रहा है, प्रिंसली स्टेट्स में 46% कहता है कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस को रखता है। 46% क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब यह हो जाता है कि वो क्रिश्चियनिटी की तरफ लोगों को ले जा रहा है। एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने बदली थी। उस एजुकेशन पॉलिसी में भारत में मिशनरी एजुकेशन आई और उन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य हमारा रहा कि 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद, स्वतंत्रता मिलते समय हमने वो काटा जो मुसलमानों ने, आक्रांताओं ने भारत में प्रैक्टिस में किया या क्रिश्चियंस ने जो प्रैक्टिस में किया, हमने वो काटा। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हिस्से हमसे निकले, लेकिन हमने सबक नहीं लिया कि भविष्य में ऐसी प्रैक्टिस हम भारत में नहीं होने देंगे। स्वतंत्र भारत में हम कोई प्रैक्टिस नहीं होने देंगे। 2% लोग अगर प्रैक्टिस करने के लिए आताई थे
तो ये भारत को उस समय कहना चाहिए था कि वो उस देश में, चूंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हो चुका है, इसलिए उस देश में जा सकते हैं अगर उनको वो प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज वो मेन स्ट्रीम की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है वही माननी पड़ेगी। मुझे लगता है कि उस समय शासन चलाने वालों के मस्तिष्क में ये नहीं रहा होगा, या वो ये सोचना नहीं चाहते होंगे, या फिर वो भी उसी रंग में रंगे हुए होंगे, अंदर की बात वो ही खुद जाने, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस रही होगी। मैं आपको बता दूं कि फ्रांस ने अपनी ओरिजिनल प्रैक्टिस के बारे में कहा है। अब भारत में अगर खाड़ी की प्रैक्टिस को कोई प्रिवेल करवाने की कोशिश करेगा तो भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता। कारण क्या है? क्योंकि भारत की अपनी प्रैक्टिस, जो मेजॉरिटी है, वो अगर उस प्रैक्टिस के विरुद्ध कोई खड़ा होगा और कहेगा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो भारत भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। फ्रांस ने उसको स्वीकार नहीं किया, जर्मनी ने उसको, रशिया ने उसको स्वीकार नहीं किया, जापान ने उसको स्वीकार नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया ने उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसे भारत को भी दो शब्दों में कहना पड़ेगा, हम उसको स्वीकार नहीं करते। पोलैंड ने साफ मना किया। ये मैं इस कानून के माध्यम से, ये जो कानून फ्रांस में पास हुआ, ये कोई नई बात नहीं है, किसी के विरुद्ध नहीं है, ये मेन स्ट्रीम की बात है। और मेन स्ट्रीम जैसे इजराइल करता है, वो मेन स्ट्रीम में ही सबको लाना एक सोल्यूशन है, इसके अतिरिक्त कोई सोल्यूशन नहीं है। अब उसके लिए अगर रिलीजन में वापसी लानी पड़े या आए तो वो भी स्वीकार करना चाहिए, और अगर वो अपनी ओरिजिनल प्रैक्टिस को अपने घर के अंदर करे तो कोई समस्या नहीं। जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह में अगर आपको मंदिर पूजा करनी है तो अपने घर में कर सकते हैं, आप बाहर नहीं कर सकते। आप उनकी देश की जो प्रैक्टिस है, लुटेरा प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, वो प्रैक्टिस के विरुद्ध अगर कोई भी सोचता है कि हम वहां पर प्रैक्टिस करेंगे तो उसको जेल की हवा खानी पड़ती है। भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे जाकिर नायक ने अभी स्टेटमेंट दिया। ये खैबर पख्तून में एक मंदिर तोड़ा गया, उस मंदिर को बनवाने के लिए इमरान खान ने कुछ बात कही। इमरान खान वहां एक मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत के दबाव में पाकिस्तान चल रहा है, तो उसने कहा ये तो शरीयत के खिलाफ है, मंदिर नहीं बनना चाहिए। जाकिर नायक जो भारत में रोटी खाकर बड़ा हुआ, कन्वर्टेड मुसलमान है, लेकिन वो इस्लामिक प्रैक्टिस को वहां लाने के लिए कह रहा है कि इस्लामिक कंट्री है, यहां नहीं होनी चाहिए। भारत भी एक हिंदू राष्ट्र है, इसलिए भारत में भी किसी अन्य रिलीजन का अंदर प्रैक्टिस हो सकती है, उसकी पर्सनल प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन ओपन प्रैक्टिस नहीं हो सकती। और खास तौर से लॉज में तो किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत नहीं हो सकता। कानून तो भारत में एक से ही होने चाहिए। अगर भारत को बचाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो ये सभी से आह्वान करना चाहिए कि आपके सबके पूर्वज राम और कृष्ण थे, उन पूर्वजों की जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस में आ जाइए, तो ही भारत का कल्याण हो सकता है। अगर आपने वो प्रैक्टिसें न छोड़ी और 1% लोग भी, मैं पूरे देश के 1% लोग भी अगर विरुद्ध चले जाते हैं तो 130 करोड़ में से 13 करोड़ बनते हैं, तो 1 करोड़ 30 लाख बनते हैं। 1 करोड़ 30 लाख अगर विरोध में चले जाएंगे तो देश का बंटाढार हो सकता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति को भी उस प्रैक्टिस में न जाए, इसके लिए सबको काम करना चाहिए। फ्रांस को मैं साधुवाद कहता हूं, लेट आए लेकिन सही है, देर दुरुस्त की कहानी उनके ऊपर सही सिद्ध होती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।